बिंदुसार बिंदुसार जो कि एक महान राजा का पुत्र एवं महान राजा का पिता बना, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और अशोक का पिता, ठीक है। और ग्रीक भाषा में इनको जिस नाम से पुकारा जाता था वो भी इम्पोर्टेंट है ना, अमित्र अमित्र चेटस, अमित्र चेटस या अलिट्रोचेटस। हर चीज को लोग अपने हिसाब से बोल देते थे, ठीक है। मतलब अमित्र घटा, अगर सही देखे अमित्र घटा मतलब कि जो अमित्र मतलब शत्रु हैं उनको घटा दे, कम कर देने वाला, ठीक है। शत्रुओं को घटा देने वाला अमित्र घटा, लेकिन ये सही से नाम नहीं ले पाते थे ग्रीक भाषा वाले, ठीक है, इसलिए इनको अमित्रोचेटस या अलिट्रोचेटस के नाम से जाना जाता है। जब ये राजा बना, जब वो श्रवण बेलगोला पर चले गए थे तो ये राजा बन गए थे बिंदुसार, और इन्होंने चाणक्य को बुला करके फिर से अपना पुरोहित बनाया, ठीक है। इन्होंने अगेन चाणक्य को बुलाया और उन्हें अपना पुरोहित बना लिया, ठीक है। बाद में चाणक्य की मृत्यु हो जाती है कुछ समय के बाद में। तो अब एक क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री का कि हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिंदुसार आफ्टर द डेथ ऑफ चाणक्य, है ना। तो उसका उत्तर है खल्लाटक। खल्लाटक become the prime minister of Chanakya, prime minister of the Bindusar after the death of Chanakya, ठीक है। आगे सब शुरुआती दौर में इन्होंने तक्षशिला एवं अवंती के विद्रोहों का दमन किया, ठीक है। बिंदुसार ने तक्षशिला और अवंती के विद्रोहों का दमन किया। अवंती में विद्रोह को दमन करने के लिए इन्होंने अशोक को भेजा था, अपने पुत्र। इनके 8 पुत्र थे, कुल 8 संतानें थी, जिनमें से अशोक भी एक थे। तो अवंती के विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था? तो अशोक, अवंती अशोक को भेजा था, जो कि पूरी तरह से विद्रोह को दमन करने में सफल रहे, ठीक। अब बात आती है कि इनके व्यापार, इनके दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध थे। तो दूसरे देशों के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध थे, मधुर संबंध थे, है ना। और ग्रीक शासक जो थे उस समय एंटियोकस प्रथम, उनके साथ बड़े मित्रवत संबंध थे इनके। ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, किससे कहा था और क्या मंगवाया था? एंटियोकस दार्शनिक, क्या मंगाया था सर? सूखे अंजीर और दार्शनिक मंगाया था ना, दार्शनिक को देने के लिए फिर मना कर दिया था। हाँ, दास नहीं, बेहतर मंगवाया था, दार्शनिक, दार्शनिक। 3 चीजें मंगवाया था इन्होंने, 3 चीजें मंगवाया था। एक तो रेयर बनती है उस वाले एरिया में, जानते हो कि शराब के लिए ग्रीक वाला रीजन, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेटिक जोन, फेमस फॉर द वाइन प्रोडक्शन, मोस्ट प्रीसियस वाइन ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दीज रीजन्स। कल वाली ज्योग्राफी क्लास में हम लोग ये बात पढ़े थे ना, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं, सब चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें देखा था कि सबसे बड़ा
वाइन प्रोड्यूसर रीजन है और मोनोपोली है यहाँ पर बिकॉज ऑफ ब्लेंडिंग अकर्स ओनली दिस रीजन, है ना। तो यहाँ से इन्होंने दारू मंगवाई, है ना, स्वीट वाइन, मीठी शराब, शराब मीठी, स्वीट वाइन। गुड मॉर्निंग सर। चीनी उनी से बनाते होंगे। और चिरौंजी, क्या कहते हैं चिरौंजी को अंग्रेजी में भाई, है ना। चिरौंजी खाए हो ना तुम लोग? नहीं खाए, रसगुल्ले में लगती है। अंजीर को ही तो बोलते हैं ना सर, अंजीर। अंजीर, हाँ अंजीर को हमारी तरफ चिरौंजी कहते हैं, है ना। ये फिक्स कहते हैं अंग्रेजी में। और एक एम्बेसडर इन्होंने मंगवाया, है ना, कोई अपने यहाँ से राजदूत एम्बेसडर भेज दो, है ना। लेकिन दो चीज, एम्बेसडर मंगवाया था, दार्शनिक मंगवाया था, एम्बेसडर मंगवाया था। दास क्या करेगा मंगवा को, क्या ऑलरेडी बहुत दास है। दार्शनिक सर, दार्शनिक, 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 एम्बेसडर, फिलोसफर, फिलोसफर या एम्बेसडर वही है। फिलोसफर मतलब दार्शनिक, हाँ ठीक है। एम्बेसडर तो बन के गया था, दार्शनिक मंगवाया था, ठीक है, फिलोसफर मंगवाया था। और लेकिन ये दो चीजें भेज दी गई थी, ये नहीं भेजा क्योंकि ग्रीक का रूल ऑफ लैंड, किसी के मंगवाने पर किसी इंसान को, जीवित व्यक्ति को नहीं भेज सकता, ऐसा कानून था। लेकिन इनडायरेक्टली एम्बेसडर बना करके बाद में इन्होंने भेजा किसको, दमैकस, जो कि सीरिया का था। दमैकस, सीरिया वगैरह में सब ग्रीक शासन चलता था, ठीक है। लगभग 26 वर्षों तक बिंदुसार ने कुशल शासन किया, कोई कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन उसी दौरान तक्षशिला में जो था, इन्होंने अपने पुत्रों में राज्य बांटे हुए थे। तो इनका जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था सुसीम। वो तक्षशिला का गवर्नर था। You are the governor of Taxila, and at that time Ashoka was the governor of Ujjain, means Avanti. तो इस अशोक ने अवंती में विद्रोह का दमन किया था, उज्जैन में बैठा हुआ था, और सुसीम तक्षशिला में बैठा हुआ था, तक्षशिला गवर्नर था। अशोक ने तो यहाँ का विद्रोह दमन करने में सफलता अर्जित कर ली, लेकिन सुसीम ने प्रथम चरण में तो दबा दिया था विद्रोह, लेकिन विद्रोह दमन नहीं हुआ, तो फिर से विद्रोह शुरू हो गया था, इंटरनल रिवोल्ट शुरू हो गया था। तो यहाँ पर बोला गया कि हाँ अशोक अच्छा विद्रोह दबाता है, इसको भेज देते। अशोक गया वहां पर विद्रोह का दमन करने के लिए, है ना। तो सुसीम को पाया कि वहां पर खुद दोषी है सुसीम, और इसी कारण विद्रोह हो रहा है, क्योंकि जनता के साथ दुर्व्यवहार करता है ना, गलत तरीके से टैक्स लगाता है, लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारता पीटता है, शोषण करता है, इस कारण से विद्रोह हो रहा है। तो सुसीम से हो गया इसका झगड़ा वहां पर आपस में ही। झगड़ा इतना चरम पर पड़ गया कि तलवारें खिंच गई भाई भाई में, है। और फिर जो तलवारें खिंच गई तो अशोक से द्वंद्व युद्ध में मतलब तलवारें चली अपना, और फिर जो क्रोध लगा रहता तो कुछ पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं। अशोक ने निकाली तलवार, भोंक दी, मर गए सुसीम। तो जब पता चला बिंदुसार को कि अशोक ने सुसीम को मार डाला, बड़ा क्रोधित हुआ वो,
उनका तुम्हें भेजे तुम्हारा भाई को समर्थन देने के लिए कि मार डालने के लिए, बेवकूफ आदमी, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, निकाल दो इसको, राज निकाला दे दो। अशोक को जो है राज्य से निकाल दिया। ठीक है, बाकी की कहानी अशोक की जिंदगी अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, वहां पढ़ेंगे। बिंदुसार की मौत के बाद शुरू हुआ सिंहासन का खेल। The game of Thrones began just after the death of बिंदुसार। क्या चाहिए था कि कौन बनेगा राजा, जैसे कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा राजा, कौन आज बनेगा भाई करोड़पति? है। कौन बनेगा करोड़पति आ गया सर। हाँ तो जो राजा बनेगा वही करोड़पति बनेगा, सीधी सी बात है। तो अब आते हैं हम लोग सम्राट अशोक, अगले शासक बने, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इंटरव्यू तक में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इंटरव्यू तक में आते हैं। चलिए देखते हैं अशोक के पहले जिंदगी के बारे में देखते हैं, है ना, और शादी वादी कैसे कब किया, किससे किया, हाँ ये सब कहानी देखते हैं। अशोक इसकी तो उज्जैनी के डेट भी गवर्नर थे। पूछते सब होते हैं। हाँ, डेट जहाँ इम्पोर्टेंट है वहाँ पर डेट हाँ पढ़ेंगे, और यहाँ पर कोई डेट वेट इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी कोई डेट इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ। ठीक है, और डेट इम्पोर्टेंट होगी जब कब से कब तक रूल किए, क्या किए वहाँ पर कभी। बाकी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि डेट वेट उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर नहीं है। डेट मेडिकल और मॉडर्न में इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, एंशिएंट में डेट का कोई महत्व ज़्यादा नहीं है, क्योंकि क्लियर ही नहीं है। हाँ सर, तो जब ये उज्जैन के गवर्नर थे, है ना, तो विदिशा से एक परफ्यूम बेचने वाली आई, ठीक है, अपने पिता के साथ। और उस समय इत्र बेचने वाले बहुत अमीर होते थे, क्योंकि इत्र के बहुत शौकीन होते थे राजा महाराजा। तो इत्र का टेस्टिंग करवाया उस लड़की ने, इनको तरह तरह का परफ्यूम लगा लगा कर सूंघो, इनको बड़ा आनंद आया, है ना। तो उन्होंने कहा कि हमको तुमसे शादी करनी है। तो भाई जो गंधिका था उसने कहा कि हाँ हमें क्या दिक्कत है, बहुत अच्छा, इतना अच्छा रिश्ता कहाँ मिलेगा, महाराज से शादी। तो इनकी शादी हो गई, उनका नाम रख दिए भौकाली, ताकि किसी को पता न चले कि परफ्यूम बेचने वाली है, लगे कि विदिशा की महारानी कोई है, विदिशा महादेवी, है ना। लेकिन लव मैरिज के लिए, लेकिन इनके पापा को कुछ दिन तक तो नहीं पता था कि हाँ ये, उनको लगा कि हाँ अच्छा महारानी शादी किया हुआ है ना। इससे इनको 2 संतानें भी प्राप्त हुई। जिनको इसने श्रीलंका भेजा था बौद्ध वृक्ष के एक पौधे के साथ, है। और महेंद्र ने जाकर के श्रीलंका में बौद्ध वृक्ष की प्लांटिंग किया था, और आज भी दुनिया में ये सबसे पुराना किसी मानव के द्वारा लगाया गया वृक्ष है। और यह कहानी दीपवंश नाम के बौद्ध ग्रंथ में मिलती है, जो कि अटूट इतिहास वाला सीक्वेंस में सबसे बड़ा ग्रंथ है दुनिया का, दीपवंश। लेकिन सुसीम के द्वारा इनके पिताजी को बता दिया गया, अरे पापा जानते हो एक छोटू कुआ ना, ये जो है को महारानी शादी नहीं किया है, ये परफ्यूम बेचने वाली शादी किया है।
जब बिंदुसार को पता चला तो बहुत तेज इनको हड़काया, फोन किया, अशोक को गालियां सुनाई खूब, कहा तूने मेरी नाक कटा दी। अरे इतनी इतनी क्या कहते हैं सुंदर सुंदर क्या कहते हैं रानियां पड़ी थी, हम इतना अच्छा लड़की ढूंढ रहे थे तुम्हारे लिए, हैं, विदेशी संबंध मधुर होते, है ना, हम तो सोच रहे कि तुम विदिशा की राजकुमारी शादी कर लिए हो, है ना, और कहीं दूसरी जगह पर शादी करते किसी राजा के यहाँ दहेज तो खूब मिलता, ऊपर से क्या कहते हैं भौकाल अलग बढ़ता, सेना वेना युद्ध में अलग से मिल जाती, इंटरनेशनल रिलेशन मजबूत होते, और तुमने सब चौपट कर डाला है। मतलब सभी के मम्मी पापा लड़कों को लेकर के सोचते हैं ना कि अरे लड़का होता तो कहते अरे आ गया 20 लाख का माल, है ना, शादी मिलेंगे इतने पैसे, सोचते हैं बहुत सारे लोग ऐसे घटिया। मिलता छे और जब सर, कोई हाँ? लेते छे बोला। लेते क्या है? हुंडा हुंडा बोलते हैं सर हमारे इधर उसको, यानी शादी दहेज। ब्याह शादी वगैरह के लिए जो पहले ये करते हैं सर, हमारे को इतना पैसा चाहिए उतना पैसा चाहिए, उसको हुंडा बोलते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये गलत सिस्टम जो है यस सर। देखने को मिलता है। तो पहले से था, समझ लो पहले से ये सब भावनाएं थी, लेकिन उनका कहना था कि तुम बड़े राजा हो, हमारा नाम है मौर्य साम्राज्य किंगडम इतना बड़ा मगध, है ना, और तुम क्या किए, ना कटा दिए। तो उन्होंने कहा कि यार तुमको अब राजा रहना है या फिर इनको छोड़ दो। तो विदिशा महादेवी को इन्हें छोड़ना पड़ा, कहीं अपना फ्लैट फ्लैट दिलवा दिए होंगे, बीच बीच में मिलने जाते थे, लेकिन उनकी नजर में छोड़ दिए थे। ठीक है, अब इनकी होगी अरेंज मैरिज, है ना, अशोक की असंधिमित्रा। अरेंज मैरिज हो गई अपनी भाई असंधिमित्रा से। ये सब चल ही रहा था, तब तक उधर रिवोल्ट हो गया, और रिवोल्ट के बाद वहां गए, उनको मारे, और अशोक को फिर निकाल दिया गया घर से। जब इनको घर से निकाल दिया गया तो ये गंगा मतलब मगध पूरा बिहार पार करके यूपी आ गए, है ना, और गंगा नदी के किनारे एक मछुआरे के यहाँ अपना समय काटने लगे कि उधर मगध में जब कट्ठा पलट होगा तब देखा जाएगा, अभी तो यहीं रहते हैं। तो मछुआरे को भी पता था कि अरे महाराजा का लड़का है ये, आगे जा करके राजा बनेगा तो हमें फायदा ही मिलेगा कुछ ना कुछ, हमको कुछ अवार्ड दे देगा, सर्फी सर्फी दे देगा, है ना। मछुआरे की एक लड़की थी, उसका नाम था करुआकी, इनको फिर से प्यार हो गया। तो इससे क्या सीख मिलती है, वो है कि नहीं, क्या नाम है, अभिषेक सर प्रेजेंट है? है हाँ है है, है। हाँ, है, अच्छा। प्यार कितनी बार भी हो सकता है, एक डेटिंग खराब हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देखो इनको, अशोक को देखो, सम्राट अशोक तीसरी बार नहीं दूसरी बार, एक तो लव, फिर अरेंज, फिर लव, अब ये कर लेते हैं करुआकी से शादी, ठीक है, और वो भी मछुआरा भी मान ही गया कि हाँ ठीक है, रब सम्राट के यहाँ शादी हो रहे, अभी के दिन खराब है, कर लो शादी, अभी प्री निकला है, बाद में बहुत भौकाल हो जाएगा, है ना, आगे इसका इंटरव्यू तक पास होना ही है कि नहीं, अभी तैयारी मोड में है। तो करुआकी सिंह का विवाह हो गया। करुआकी को नहीं पता था कि इनकी जो है 2 शादियां। करुआकी को यही बताया था कि देखो ये तो मेरी अरेंज मैरिज, मेरे पापा जबरदस्ती करा दिए, प्यार तो हम तुम्ही से करते हैं,
इनके बारे में नहीं पता था करुआकी को, तो इसको लगता था कि हाँ बस हम ही से लव मैरिज है इनकी बस, जबकि ऑलरेडी एक लव मैरिज पहले हो चुकी है और 2 ठो चुन्नू मुन्नू भी थे। इनको कुछ नहीं पता था। अब यहाँ से प्री का क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। प्री क्वेश्चन बनता है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जहाँ किसी करुआकी अपना वहाँ का उन्होंने इंस्क्रिप्शन लगवाया था, ठीक है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद का जो है स्तंभाभिलेख महारानी करुआकी ने लगवाया था, जिसे क्वींस एडिक्ट कहते हैं, महारानी का अभिलेख, जिसमें लिखा गया है कि महारानी ये सम्राट अशोक की दूसरी पत्नी महारानी करुआकी ने, यानी पहली एक ये काउंट हो गई, एक ये इनके बारे में पता नहीं था। कितना सीक्रेट आदमी था अशोक, है नहीं। दूसरी पत्नी महारानी करुआकी ने पुत्र तिवारा, पुत्र तिवारा, यहां से एक 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि जन्मोत्सव पर असरफियां बांटे, मतलब खूब सारे अनुदान किए, ये चीज यहाँ पे देखिए। खैर, अब वो दिन आता है जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। बिंदुसार ने इनको कह रखा तुम अपना मुंह नहीं दिखाओगे हमको जब तक मैं मर ना जाऊं, तो गए भी नहीं थे। जब वो मर गए, महामाया उनकी मम्मी थी, बीच बीच में उनसे मिलने जाते थे, चुपके से एक बार पकड़ लिए गए तो मना कर दिया गया कि नहीं आना यहाँ। अब क्या होता है कि सम्राट अशोक पता चलता है क्यों मर गए। एक भाई पहले ही मार डाले थे और एक भाई बौद्ध बन गया था, बौद्ध भिक्ष, राजपाट की होड़ से बाहर था, जिसका नाम था मोगलीपुत्तिश। मोंगली है, एन है लगा होना चाहिए बीच में, मोगली नहीं, वो जंगल बुक वाला, मोगली पुत्र महामोगलाना दूसरा नाम। इनका भाई था सगा, लेकिन ये राजपाट की होड़ से बाहर हो गया था, इसलिए अशोक ने इसको नहीं मारा। अशोक ने अपने बाकी भाइयों की हत्या कर दिया, ठीक है, सबको मार डाला जो होड़ में थे, और फिर अपना ही बचा तो राजा बन गया, गद्दी इसने संभाल ली, ठीक है। पुराणों में लिखा गया है, ठीक, नहीं, श्रीलंकन ग्रंथों में लिखा गया, दीपवंश में, श्रीलंकन ग्रंथ दीपवंश में लिखा गया है कि इसके जो है 99 भाई थे और इसने सबको मार डाला। ये भौकाल थोड़ा सा बना करके लिखा गया है, ठीक है, बाकी वो सही नहीं। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि उसने अपने 100 भाइयों को मार डाला, लेकिन ये सत्य नहीं है। केवल 8 ही लोग थे ये, जिसमें से एक खुद बचा रह गया जिंदा, एक मोगली है ना, मतलब मोंगली पुत्र, बाकी के तो सबको मार डाला था इसने। और उनको सुसीम को पहले ही मार डाला था, ठीक है। अब बन गया ये राजा। राजा बनने के बाद इसने लगातार युद्ध किए और मगध की बाउंड्री को उधर जो है पूरा अफगानिस्तान तक पहुंचा दिया, ठीक है। बहुत बड़ा एम्पायर इसने खड़ा कर दिया था। लेकिन इसका जो अंतिम
युद्ध देखा जाता है वो कलिंग के साथ था। ठीक, कलिंग यूपीपी से 2017 प्री में पूछा गया था कि कलिंग विजय का वर्णन किस, मतलब कलिंग मतलब उड़ीसा, कलिंग पर आक्रमण का जो प्रूफ है वो किस पिलर, किस रॉक एडिक्ट से मिलता है। तो 14 रॉक एडिक्ट है इनकी। 13वें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिलाभिलेख। तेरहवें शिलाभिलेख में मिलता है। 13th rock edict contain the information about the victory of Ashok over the Kalinga। लेकिन इसके बाद ये क्या हुआ कि अपने मनोभाव को बदल दिया। वहां पर जो भीषण नरसंहार देखा इसने, तो इसका हृदय परिवर्तित हो गया, दुखी रहने लगा। और फिर अपने भाई मोगल पुत्र तिस के पास गया। उसने कहा कि मेरा मन बहुत विचलित होता है, मुझे कान में सैनिकों की चीखें सुनाई देती हैं जो मर गए, उनकी विधवाओं का विलाप सुनाई देता है, उनकी माओं का विलाप सुनाई देता है, उनके अनाथ बच्चों की क्या कहते हैं क्रंदन सुनाई देते हैं मुझे। मेरे भाई बताओ मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि। ठीक है, बुद्ध की शरण में आ जा। तो उपगुप्त थे, इनको कन्वर्ट किए, जो उस समय के हेड थे। तो उपगुप्त ने इनको कन्वर्ट किया, धर्मांतरित करवाया। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि करा दिया। उसके बाद इनको जाकर के सुकून मिला। फिर 263 बीसी में इन्होंने किया था अटैक। 263 बीसी में, ये डेट इंपॉर्टेंट है जो कि पिलर पर लिखा है ना, इसलिए प्रूफ है। तो उसके बाद इन्होंने उड़ीसा में डायमंड ट्रायंगल का निर्माण करवाया। पिछली क्लास में मैं जब बौद्धिज्म पढ़ा रहा था तो उसमें इसके बारे में वर्णन मिलता है। ठीक, डायमंड ट्रायंगल, इसके बारे में मैं क्यों बताऊं जब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। निशी, तुम उस दिन छुट्टी पर थी, लेकिन तुमने कहा था कि सर मैं सुन लूंगी रिकॉर्डिंग। अब बताओ। सर नहीं है याद। देखिए, सुना तक नहीं। नहीं सर, सुना था, याद नहीं है। से पूछूं, एक मिनट और। भूपेंद्र भैया कैसे हैं बताइए। जी सर। बताइए। सर याद नहीं ये वाला। देखो सब लोग, सत्या बताएगा, हिस्ट्री बढ़िया पढ़ता है। हाँ सत्या। नहीं याद है सर। हाँ देखो, बहुत दुखी कर रहे हो तुम लोग। रवि राव, बताओ भाई, डायमंड ट्रायंगल ऑफ बौद्धिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंटरव्यू तक पूछा गया है। कौन कौन उसमें शामिल है ये पूछा जाता है। डायमंड ट्रायंगल में क्या क्या आता है बताइए रवि जी। नहीं। इवनिंग में क्लास प्राप्त नहीं करते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग सुनने के लिए ही डाली जा रही है।
ये देखो चीटिंग कर रही है सानिया, इसलिए देखो वीडियो ऑन कराते हैं पता चल जाता है मोबाइल में। अच्छा मेरे भाई का फोन आया है। अच्छा अच्छा। प्राची, ये सब हमारा हमको बहुत दुखी करती है। प्राची जी बताइए, कुछ याद है? अशोक जी तो छुट्टी पर थे कई दिन। हाँ सर। हाँ, हम कहे अशोक जी छुट्टी पर थे क्या पूछूंगा। हाँ सर, गौरव, जितना मुझे पता, गौरव जितना मुझे गौरव पता है गौरव, बता दूं सर। हाँ पता है जितना मुझे पता है, थोड़ा बहुत पता है सर। किसको? तुमको? हाँ बता दो बता दो बता दो। अरे वाह। यहाँ पर अवसर बहुत अवसरों की घटना पाई गई है ना सर। रत्नागिरी है, उदयगिरी है, ललितगिरी है, साथ ही इन्हीं को ट्रायंगल कहा जाता है सर, डायमंड ट्रायंगल। नहीं नहीं गौरव, हम बढ़िया कथा सुनाते रहे, तुम सब बैठ करके सुनते रहो, कितना मजा आती है कि नहीं? और जो खुद से पूछने लगो तो हालत खराब। गौरव भैया बताओ। नहीं याद? आजकल पूरा जागृति लगे हुए हैं आप, हिस्ट्री ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हीरक बोले नहीं थे, अभिषेक हीरक त्रिभुज। अभिषेक ने सही उत्तर दे दिया है पर्सनल चैट बॉक्स में, है ना। और अब हम आते हैं भानु प्रभा, आई है, बताओ जरा। सबको देख ले रहा हूँ ना मैं, कितना कौन क्या कर रहा है। यहाँ पर बेइज्जती होगी तो कल से पढ़ोगे सब लोग। सर ये डायमंड ट्रायंगल बनाया गया था ना वहाँ पे उड़ीसा में। हाँ वो तो जो मैंने बताया ही, प्रश्न ही यही है। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं उसमें, कौन कौन सी 3 मठों की स्थापना किया था, ये बताना है। सर एक बताया ना रत्नागिरी हो गया, एक उदयगिरी और बताया एक क्या आपने? आपकी आवाज क्लियर नहीं थी। हाँ बताया था सर क्या अशोक जी? हाँ सर, ये तीनों बताए थे, उदयगिरी, रत्नागिरी, ललितगिरी। अच्छा अच्छा, तो सही बताए उसे। हाँ तो सर। तुम्हारी आवाज फंस रही थी, नहीं समझ में आया था, हाँ मैंने सर, कहा क्या कह नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर यहाँ पर। त्रिपुरा वालों की सरकार से कह दो कि वहाँ काम करवाएं ढंग से। सर कुछ नहीं है सर, यहाँ पर कुछ नहीं है सर, कहने के लिए होता है ये नॉर्थ ईस्ट। तो आता हूँ किसी दिन धरना करते हैं वहाँ बैठ करके। हाँ सर बिल्कुल। क्या सर? धरना करा जाएगा, धरना। सर मुझे ये ना, ये क्लास में चल रही है ना, तो मोबाइल को ऊपर करके है ना, अगर थोड़ा सा भी हिल जाएगा तो क्लास चली जाएगी सर। बहुत बुरा हाल है सर बहुत बुरा, नेटवर्क का बहुत बड़ा इश्यू है सर। ब्रॉडबैंड लगवा लो, अब तो पैसा ही है, अब क्या दिक्कत है। हाँ सर, पहले मैं थोड़ा घर जाके आऊंगा, उसके बाद लगाऊंगा सर ब्रॉडबैंड, वही लगवाऊंगा सर। अच्छा अच्छा ठीक है प्राची, कोई बात नहीं। उदयागिरी, रत्नागिरी, ललितागिरी, है ना, ये 3 पहाड़ियां हैं। और इनके फूट हिल पर जहां मिलती हैं, एक विश्वविद्यालय भी है, पुष्पागिरी। तो निर्माण करवाया था। हाँ। ये 3 जो हैं डायमंड ट्रायंगल है, ठीक है, डायमंड ट्रायंगल कहलाते हैं। बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कलिंग का, कलिंग पर अटैक करने का कारण क्या रहा होगा, क्यों इसको जरूरत पड़ी कि वो कलिंग पर आक्रमण करे? ठीक है सर वो उस समय का बहुत, हाँ सर, जो कलिंग था वो उस समय का बहुत बड़ा ये था सर, राज्य था, और उसको हराना बहुत लोगों के लिए मुश्किल भी था। उस वजह से अशोक ने उनके ऊपर आक्रमण किया था। एक तो
समुद्र के लिए मार्ग मिल जाता है। दूसरा, मिनरल रिसोर्सेज रिच रीजन है, सब कुछ तो है वहाँ उड़ीसा में, पठारी क्षेत्र है इधर ईस्ट वेस्ट में, और ईस्ट में कोस्टल रीजन है, फर्टाइल एरिया है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर मिनरल रिसोर्सेज सब बड़े पैमाने पर पाया जाता है। बहुत धनाढ़ रीजन था उसको। और दूसरी तरफ बंदरगाह नगर भी था किनारे। तो इन सब चीजों को देखते हुए इसको मन में आया कि इसको कैप्चर किया जाए। लगभग 50,000 लोग इसमें बर्बाद हुए थे, मतलब मृत्यु को प्राप्त हुए थे इस युद्ध में। इतना भीषण युद्ध था, काफी समय तक चला था। ठीक है, हाँ। जंगली हाथी भी वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। वार एलिफेंट, सिमलीपाल नेशनल पार्क वैसे भी एलिफेंट के लिए प्रसिद्ध है, एलिफेंट रिजर्व है। उड़ीसा में हाथियों की संख्या बहुत अच्छी है, तो वहां से यह भी, इसका भी लाभ उसको प्राप्त हो जा रहा था इस कारण से। फिर अशोक ने अपना धर्म, क्या कहते हैं, जब परिवर्तित कर लिया, धर्म धारण कर लिया, तो इसने अपना नाम बदल करके धम्माशोक की उपाधि ले लिया। धम्माशोक, धम्माशोक। अब देखते हैं कि अच्छा, धम्माशोक की बात कहाँ मिलती है ना, जैसे कि ये फुल फेथ इसका बौद्ध धर्म में था, लेकिन ये कभी भी किसी व्यक्ति को धर्मांतरण के लिए बाध्य नहीं करता था। धम्माशोक कभी भी किसी को धर्मांतरण के लिए बाध्य नहीं करता था, रिक्वेस्ट करता था, अपना उपदेश देता था। और यह बात जो है लिखी गई है द्वितीय शिलाभिलेख में, महानता की बात इसकी। हाँ हाँ, कुछ बताओ, पूछो। क्या पूछ रहे हो? कुछ नहीं सर, वो गलती से हो गया था सर। अच्छा, अगली बात ये था इनका प्रमुख बातें। उसके बाद इसने तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया। सर संगीत का, संगति का? संगति ने संगीत ही सर, संगीत ही है सर, वो संगीत पढ़ा है, मैं समझ गई। संगति नहीं होती, मतलब महासम्मेलन संगीत ही कहते हैं। संगति तो हिंदी शब्द हो गया, यह पाली भाषा का शब्द है, अर्धमगधी। सर संगीत के नाम से नाच गाने का आयोजन कराया होगा। संगीत और संगीति में अंतर है। तो संगीत सर, हाँ, ये अशोक का जो नाम है धम्माशोक, ये तृतीय में है या द्वितीय में है? द्वितीय में है। हाँ, द्वितीय में तो। सेकंड। जी जी जी। किंतु उसमें इसने इस प्रजा के लिए क्या क्या करा है और कैसा स्वभाव था, वो सब उसी द्वितीय वाले में लिखा गया है। कि इसमें है ना कि उल्लेख, पेड़ मंगवाया औषधि गुण वाले, सराय का निर्माण करवाया, ये सब चीजें इसमें लिखा हुआ। कुएं खुदवाए, सड़क बनवाई, बड़ा काम किया जनता के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, और जनता के साथ बड़ा अच्छे संबंध रखता था। बाकी सब जगहों पर तो इसने देवाराम प्रियदर्शी शासक की उपाधि, इसमें बहुत सारे नाम हैं, नाम ही देख लेते हैं इसके कौन कौन से। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के जो हेड थे, इसके भाई साहब थे तिस्सा, और त्रिपिटक का तीसरा पिटक इसमें लिखा गया था। अभी हम, तुम लोग रिवीजन कर लो, बता रहा हूं। और हम तुम लोग बता दें, एक ही बच्चा है जो रेगुलर हमको अपने राइट टाइम नोट भेज देते हैं, गौरव।
हमेशा जब से कहा हूँ तब से वो भेज देते हैं, है ना। बाकी कोई बनाता बनाता नहीं है। बनाते होंगे कुछ लोग, बीच बीच में भेजते रहते हैं, उनका पता चलता रहता है हाँ बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग एकदम साइलेंट हैं, उनसे दिक्कत है। भाई पढ़ लो, है कि नहीं। या फिर किसी दिन जो है गाली खाओगे तभी पढ़ोगे। जैसे पिताजी होते नहीं, जो किसी दिन धैर्य के सुना देते, उस दिन बच्चे किताब लेकर बैठ जाते पढ़ने, और फिर 7-8 दिन 10 दिन के बाद फिर तो वही धरना पर आ जाते, है ना। तो बेइज्जती के बिना भी पढ़ा जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बेइज्जती ना हो तो पढ़ेंगे नहीं। बहुत दिन हो गया, अब तो सुनना चाहिए, जलील होना है हमको भरी सभा में। लेकिन इसमें सबसे फायदे की बात है, सभी जलील हो जाते हैं तो बराबर हो जाता वो, है ना। वो बराबर हो जाता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। वो बूस्टर सबको मिल जाता है सर। हाँ, तो उसमें ज्यादा बेइज्जती नहीं फील होती ना, जो सही सुने हैं तो काहे की बेइज्जती है नहीं। प्रवचन हो जाते हैं। हाँ, अब कुछ दिल में ये सुनते सुनते आदत सी हो जाती है, फिर वो जलालत फील ही नहीं होती है कि नहीं। वो अच्छा लगता है, मुस्कुराहट आती है चेहरे पे भी। ये भी एक अवस्था होती है, एक दशा होती है। जैसे कि मेरे गुरुजी जो मैं तुमसे बनवा रहा हूँ, मैंने जीवन में कभी नोट्स नहीं बनाया, पता है। मैं हमेशा से श्रुति धरा था। श्रुति धरा क्या मतलब, जैसे बोल रहा है कोई, सुन लिया याद, है ना। तो मैं इसके लिए बहुत पिटा हूँ और बहुत जलील हुआ हूँ। अंतिम तक जलील किया गया था मैं, है ना, कि क्यों नोट्स नहीं बनाता है, पूरा क्यों नहीं है, तुम्हारी कॉपी कहाँ है ना। तो हमेशा, जबकि नंबर मेरे हमेशा अच्छे आते थे, लेकिन जलील जरूर होता था। तो कुछ दिन तो मैंने कुछ बनाना कोशिश किया, डांट खाया, जलील हुआ भरी सभा में, सभी बच्चों के सामने, है ना। लेकिन फिर आदत सी हो गई, फिर बड़ा आनंद आने लगा। अरे यार, अब जब नहीं कहे, गुरुजी थक गए, अब कितना कहेंगे। तो मैं बोलूं बीच में कहता, सर बहुत दिन हो गया, एक बार आओ खड़ा कर दो बड़ी सभा में। तो कहते भाई बदमाश गई का। ये स्थिति आती है जब बहुत दलील हो जाओ लगातार, तब, है ना। ठीक है, हमारे गुरुजी अगर वीडियो सुनेंगे तो हंसेंगे, उनको याद आ जाएगा, अभी भी जुड़े हुए हैं, है ना। फिजिक्स पढ़ाते थे। फिजिक्स में सर नोट्स बनाने में कुछ है ही नहीं। फिजिक्स में क्या, वही तो, क्या नोट्स बनाना है इसमें। और हमारा ये था सर, जैसे अगर हाँ। किसी पेपर में जैसे कोई वो फिजिक्स की बुक है, उसमें अगर एक पेज में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, तो अगर उसका कुछ लिख रहे हैं तो 3 या 4 पेज में आता था, तो हमारा आधे पेज में हो जाता था। वो दिखाते थे, उससे अच्छा। भी पिटाई लगती थी। किसी ने शिकायत कर दी कि वो लोग उनका है, अच्छा आप ही रखते थे, उन्हें टिक किया, बढ़ाते गए, थोड़ा कलरफुल डायग्राम बना देते, तो वो उसी में मोहित हो जाते थे, आगे साइन मारा, फिर किसी ने शिकायत कर दी अच्छा, कि ये तो ऐसे ऐसे अच्छा, ये करता है टेक्निक तो अच्छी थी। कि ये 4 पेज में जो है, 4 पेज का काम साहब आधे पेज में निपटा दिया उन्होंने। फिर पढ़ के देखा, फिर चली पिटाई खूब दबा। अच्छा सर ऐसा लगता अरे है उसमें नोट कहते थे जो बनाना गाइड उसी से छापो, इसलिए नहीं बनाते थे। दरअसल एक गाइड खरीदवा दिए थे और कहते थे कि आज तुम लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक छाप के लाना है। तो हमको एक चीज नहीं समझ में आती थी, जब ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है तो मैं यहाँ क्यों मेहनत करूँ। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बताओ जो किताब में ना मिले, तो उसको नोट भी करें, है कि नहीं। अब वही किताब है, उसी छाप लो, इसका क्या मतलब है। वो ऑलरेडी हमारे पास किताब में लिखा है ना, तो क्यों मेहनत करेंगे डबल। उनको कह रहे थे तुम लिखोगे तुमको याद होगा ज्यादा, या फिर कुछ कॉपी में प्रिंसिपल चेक कर सकते हैं कुछ पढ़ाया लिखा है नहीं क्या, है ना। ये सब चीजें होती हैं। तो इन्होंने अभिधा में पिटक
यहाँ पर रचना हुई जिसमें की कोशिश की गई थी कि डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके। जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जा सके। डिस्प्यूट किसके लिए था? विनय पिटक के 10 विनय पिटक के 10 बिंदुओं पर डिस्प्यूट अभी तक खत्म ही नहीं हो पा रहा था। तो सॉर्ट आउट डिस्प्यूट अराइजेस बिकॉज ऑफ द 10 पॉइंट्स ऑफ द विनय पिटक, अभिधम पिटक लिखा गया। सर एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे कलिंग युद्ध के पहले अशोक ने शैव धर्म को ही अपनाया था ना? हाँ, हिंदू धर्म में शैव संप्रदाय का था। जी जी, ओके, थैंक यू। ठीक है, हिंदू धर्म क्या, सनातन धर्म, शैव संप्रदाय। ठीक है, अब देखते हैं इसके क्या कहते हैं, भाई के साथ डिस्प्यूट हुआ और इसने अपने भाइयों को मार डाला। ये बात 5वें अभिलेख में है। ठीक, इसको याद रखना। 5वें अभिलेख में है कि अपने भाइयों को मार डाला। सारे 6 भाइयों को मार डाला है। सुसीम वगैरह सब कुछ है। 6 भाइयों को मार करके राज्य प्राप्त किया, ये बात लिखी हुई है। फिर अभिलेख या शिलालेख? अभिलेख में है या शिलालेख में? शिलालेख और अभिलेख एक ही बात है। अंग्रेजी में कहते हैं रॉक एडिक्ट, है ना। शिला अभिलेख एक होता, स्तंभाभिलेख अभिलेख मतलब खुदा हुआ, रॉक एडिक्ट मतलब शिला अभिलेख, शिला पर खुदा हुआ। ठीक है, तो स्तंभाभिलेख अलग है। बिल्कुल सही कहा आपने, उसमें कंफ्यूजन हो जाती कौन सा अभिलेख है, स्तंभ है कि शिला। जनरली मैं अभिलेख बोलूंगा अभी तो उसको आप समझेंगे कि शिला अभिलेख ही है। ठीक है, अभी एक एक अभिलेख के बारे में पूरी लिस्ट बनानी है। वहां से बड़ा क्वेश्चन उठता है कि किस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है। अभी कुछ बातें जो याद आ रही हैं उनको बता दे रहा हूँ, पेपर में जो पूछी गई है। जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा थे सारे हैं। जेम्स प्रिंसिप ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को डिकोड किया और उन्होंने इसको पढ़ा। और सर इसका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो लिखा था अशोक का अभिलेख, वो तो खरोष्टी लिपि में लिखा था सर, और मिडिल ईस्ट इंडिया में ब्राह्मी लिपि में, ऐसा भी है? हाँ बिल्कुल। और उत्तर पश्चिम भारत में अरमाइक लिपि में लिखा गया था। आर्मेरिक जी लिपि में लिखा गया था। अभी ये सब जब अभिलेख शुरू करेंगे तो वहां पर सब बताएंगे। ठीक है, पुराणों में इसे अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है। अशोक वर्धन के नाम से जाना गया पुराणों में। फिर मास्की अभिलेख में केवल एक जगह यहाँ पर सिंपली इसको अशोक लिखा गया है, इसका असली नाम। मास्की अभिलेख में अशोक क्या कहते हैं लिखा गया। ठीक है, उसके बाद गिरनार अभिलेख में गिरनार, जिसको क्या कहते हैं लगवाया था रुद्रदामन, शक शासक रुद्रदामन। यहां इसे अशोक मौर्य लिखा गया।
अशोक मौर्य लिखा गया। भाबरू अभिलेख, भाबरू अभिलेख में इसने स्वयं को लिखा है प्रियदस्ती राजा मगधे। राजा मगधे मतलब मगध का प्रियदर्शी राजा, प्रियदर्शी किंग ऑफ मगध। ठीक है। बाकी के अभिलेखों में इसने अपना नाम देवा नाम प्रियदर्शी राजा ही लिखवाया है। देवा नाम प्रियदर्शी राजा लिखवाया है। ठीक है। बहुत सारे नाम इसके अन्य भी पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं? ठीक है। एक तो देवा नाम प्रियदर्शी हो गया, दूसरा हो गया धम्म रक्षिता। बहुत सारे नाम इसके हैं, शास्त्रों में पुराणों में मिलते हैं अलग अलग। धम्म पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस महान शासक को इस नाम से जाना जाता था? धर्म रक्षिता, धर्मराजिका, धर्मराजिका, धर्मराडन्या, धर्मराडन्या, चक्रवर्तिन, बड़े लोग, बड़ा नाम। ठीक है। सम्राट, राडन्य श्रेष्ठ, युद्ध में महान कौशल दिखाने वाला। राडन्य श्रेष्ठ। और क्या, मगध, मगध राष्ट्र, ऐसे करके बहुत सारे नाम है। ठीक है। आर्याशोक, भूपतिन। ठीक है। मौर्य राजा, ये पूछा गया है निम्नलिखित में से मौर्य राजवंश के किस शासक को मौर्य राजा के नाम से भी जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य होंगे कि बिंदुसार होंगे कि कौन होंगे? मौर्य राजा, आर्याशोक, आर्यावर्त का राजा, आर्याशोक, धम्माशोक, धर्माशोक। ठीक है। फिर अशोक वधान, अशोक वर्धन। और काफी समय तक ये कामुक हो गया था, काम वासना लिप्त हो गया था, तब इसका नाम कामाशोक पड़ गया था। कंडाशोक, कामाशोक, कंडाशोक। ठीक है। प्रजापिता, इतने सभी, ये बोला था कि जितने भी जनता हैं सब मेरे चाइल्ड हैं, ऑल पीपल्स आर माई चाइल्ड। वहां पर लिखा प्रजापिता। तो इतने सारे नाम इसके थे भाई। सर देवनाम प्रियदर्शी होता है ना, या प्रियदर्शी लिखना है? प्रियदर्शी, प्रियदर्शी है। हाँ। और ऊपर वाला भी प्रियदर्शी लाजा मगध। लाजा, राजा नहीं, लाजा। हाँ वही लाजा, प्रियदर्शी लाजा मगध। ठीक है। अच्छा, एक ग्रंथ है राज तरंगिणी, निशी, किसने लिखा था? कल्हड़। कलहन, कलहन। ये तो बड़ा फेमस।
लिखा भी आता है, कल्हड़। इसमें इनके एक पुत्र के बारे में वर्णन है। सर है हाँ, सर। क्या जी? जालूका, है सर। जालूका, ठीक है। जालूका नाम के पुत्र का वर्णन है राज तरंगिनी कल्हड़ में कि इनका एक पुत्र था, ठीक है, जिसने, जो कि कश्मीर का गवर्नर बनाया गया था और ये कश्मीर का इंडिपेंडेंट रूलर बन गया था। बिकम द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर। ये विवरण यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि फिर इसके जो पिलर हैं वो कौन कौन से हैं, और सीक्वेंस से उनको पढ़ना है एक एक पिलर के बारे में, ठीक है। सर अशोक हाँ, अशोक ने श्रीनगर बसाया था ना, तो कश्मीर ये आपका जालूक नामक उसके पुत्र ने बसाया। जालूका इंडिपेंडेंट रूलर बना था, ये गवर्नर था लेकिन शुरुआत में, अच्छा, अशोक के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो डेवलपमेंट तो अशोक के टाइम पीरियड में ही हुआ था, लेकिन बाद में ये ट्रांसलेशन इंग्लिश किसने में किया? सर वो मुझे याद नहीं आ रहा सर, इसका किसने किया था, लेकिन किया है सर किसने। मैं समुद्र ढोएंगे और तुम देख लेना। नहीं, किसने किया इंग्लिश ट्रांसलेट? साहित्य वाले जाने। इंग्लिश वाले ज्यादा पूछते हैं सर अभी। हाँ, तो इंग्लिश ही बताएगी, हिंदी सर साहित्य इंग्लिश वाले। थोड़ी ना, मैंने हिंदी में पढ़ा है, इंग्लिश में थोड़ी ना पढ़ा है। हिंदी वाले को किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया? इंग्लिश में तो बशीर कोई करके हैं शायद, उन्होंने ट्रांसलेट किया था, मुझे कंफर्म नाम नहीं पता। बासिर बशीर करके कोई है। हाँ, इसने अपने शासन काल में कुल 33 अभिलेख लगवाए हैं, ठीक। 33 इंस्क्रिप्शन स्टार्ट बाय अशोक ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड बिटवीन 2 to 231 BC। लगवाए, ठीक है। पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, भारत में, नेपाल में, इन 3 देशों में इसके अभिलेख जो है फैले हुए थे। इससे पता क्या क्या चलता है इन अभिलेखों से, है ना। अब अशोक की नीति क्या थी, अशोक ने कैसे काम किया, डेवलपमेंट कैसे किया, इसके इंटरनेशनल रिलेशन कैसे थे, इन सब, मतलब कि मौर्य डायनेस्टी का बहुत महत्वपूर्ण इतिहास इससे पता चलता है, जो कि वहाँ पर इनकी फैमिली के बारे में पता चलता है, इनके भाइयों के बारे में पता चलता है, इसके बेटे के बारे में पता चलता है, इसकी पत्नी के बारे में पता चलता है, ठीक है। पूरा इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। अच्छा, इसके जो पूर्वी भाग से इंस्क्रिप्शन पाए गए, इंस्क्रिप्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, उसमें लिखा गया है मगधी लैंग्वेज में, है ना, और ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। मगधी भाषा और ब्राह्मी लिपि जो लिखने के लिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ हिंदी लेकिन लिख रहा हूँ इंग्लिश, ये देखो
और डीडी कोसाम्बी ने पूरा इतिहास इन्होंने लिखा है, अशोक जी ने बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया। ठीक है, ब्राह्मी अब हो गया। अच्छा, ये पूर्वी पार्ट के जो अभिलेख थे, ईस्टर्न, ठीक है। अच्छा, फिर वेस्टर्न पार्ट के जो अभिलेख है, पश्चिमी भाग के अभिलेख, पश्चिमी भाग के जो अभिलेख हैं, है ना, खारोष्टी लिपि है, स्क्रिप्ट एंड संस्कृत लैंग्वेज, ये सब मिलान करने के लिए भी आता है, या डायरेक्ट पूछ लेता है कि पश्चिमी अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, 13वां अभिलेख, जो 13वां अभिलेख है ना, ये बाइलिंगुअल है, दुभाषिया। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा अभिलेख है जो दुभाषिया है। तो 13वां अभिलेख है, मतलब ऐसे बीच में लाइन है, इधर लिखा हुआ है एक भाषा में, इधर लिखा हुआ है दूसरी भाषा में, ऐसे। 13th अभिलेख वाज द बाइलिंगुअल एडिक्ट, दुभाषिया अभिलेख था। ठीक है, एक तरफ ग्रीक भाषा और दूसरी तरफ आर्मेरिक। का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग एक एक अभिलेख के बारे में, अच्छा ये कहाँ से प्राप्त हुआ, जो बाइलिंगुअल एडिक्ट है ये कहाँ से प्राप्त हुई, कौन बताएगा? सर क्यों ना, कांधार। बिल्कुल राइट आंसर, कांधार। कांधार में प्राप्त हुई थी, कांधार राग एडिक्ट है 13वां। जूनागढ़ अभिलेख भी बोलते हैं ना इसको? नहीं सर, नहीं जूनागढ़ कहाँ कहाँ है? अच्छा, जूनागढ़ कहाँ से हो जाएगा? कांधार है तो जूनागढ़ कैसे हो जाएगा? अब हम लोग देखते हैं सीक्वेंस से, एक एक एडिक्ट में क्या क्या लिखा था, मिलान करने के लिए सीधे आएगा या डायरेक्ट पूछ लेगा। जैसे राग एडिक्ट 2 के बारे में पूछा है, राग एडिक्ट 1 में अभी इस बार शायद 2019 वाले यूपी पीसीएस में था ना, ये पूछा था कि पहले राग शिला अभिलेख में कौन कौन से जानवरों के नाम वर्णित है। ये था, पेपर में क्वेश्चन आया था, है ना, कौन कौन से जानवरों के नाम वर्णित। इस तरह से क्वेश्चन याद उठते हैं भाई। देखो जितना कर पाते हैं हम लोग आज इसको कर लेते हैं। पहले में क्या है, राग एडिक्ट चल रही, राग शिलाभिलेख। सत्या शायद पढ़े हो ना यहाँ तक? पहले पढ़ा था। जैन धर्म तक पढ़े थे बस? जैन तक हुआ था ना हम लोग कि आगे तक? यहाँ तक हुआ था। शिलाभिलेख राग एडिक्ट, टोटल नंबर ऑफ राग एडिक्ट्स आर 14 + 2 अदर अभिलेख, डिफरेंट है, पृथक अभिलेख है 2 और 14 खास इनके अभिलेख। पहले अभिलेख में क्या है कि सम्राट अशोक ने तत्काल प्रभाव से पशुवध निषिद्ध कर दिया। कोई भी जानवर मार करके नहीं खा सकता है,
फेस्टिवल्स पर भी एनिमल किलिंग नहीं करना है, ठीक है। इसने पूरा कंप्लीट बैन कर दिया, कोई मांसाहार नहीं करेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में ये मनाही है, दूसरे जानवरों को मारना और खाना गलत बात। लेकिन 2 मोर और 1 हिरन इसके खाने के लिए रोज बनाए जाएंगे, बस, और नहीं खाएगा पीकॉक, ठीक है। 1 हिरन, यही पूछा गया था पेपर में किन जानवरों का नाम है ना, बस वो भी सुनो। 2 मोर और 1 हिरन एक टाइम में खाना खा रहा है, और भी बस केवल 2 मोर और 1 हिरन सम्राट के लिए काटे जाएंगे। मतलब अपना दुनिया में बैन लगा दिया है और अपना खुद जो है रहा है। इसी तरह सम्राट जहांगीर को एक सूफी संत ने बताया कि मदिरा जो है इस्लाम में हराम है, तो इसने पूरे राज्य में शराब बैन कर दिया। जहांगीर ने अपना ही पीता था, है ना, अपना अकेले पीता था, पूरे राज्य में बैन था। तो वैसे ये महाराजा बाद में उन्होंने कहा कि मैं अभी धीरे धीरे अपनी आदत छोड़ूंगा, अभी कम कर दिया हूं। यानी कम करने के बाद ये 2 मोर और 1 हिरन खा जा रहा है, साथ में चावल भी होता होगा, रोटी भी होती होगी, और भी सब्जियां होती होंगी, दाल होती होगी, कितना खाता रहा होगा। ऐसे थोड़ी नहीं सब 500 किलो के होते थे, लंबे चौड़े ताकती, 200 किलो की तलवार चलाते थे लोग, नहीं, इतनी ताकत होती थी। ऐसे थोड़ी थे हम लोगों की तरह सूखे सूखे हड्डी वाले, है ना, इतना नहीं होते थे। पहले तो हमको लगता है ये भैंसा वैसा खाता रहा होगा, कम करने के बाद हिरन भी आया है कि नहीं। दूसरे अभिलेख में है, अच्छा इसने कहा था आगे मैं छोड़ दूंगा, अभी कुछ दिन के लिए कम कर दिया हूं, कम कर रहा हूं, धीरे धीरे कम कर रहा हूं। तो क्या अभितोप की तुलना मोदी जी से की जा सकती है? मोदी जी महान है, अशोक भी महान था। मोदी जी मोर को खिलाते हैं, हाँ। अशोक मोर को खा लेता है। दूसरे में पब्लिक वेलफेयर के बारे में बताया गया है, साउथ इंडियन डायनेस्टीज के बारे में बताया गया है, लोक कल्याणकारी कार्य, लोक कल्याणकारी कार्य। इसने बताया कि चोल पांड सतपुरा केरल पुत्र किंगडम से औषधीय गुण वाले पौधों को मंगवा करके सम्राट अशोक ने मगध राज्य में लगवाए, औषधीय गुण वाले पौधे। यानी कि यहाँ पर फ्रेंडली रिलेशन दिखा रहा है चोल पांड्य केरल पुत्र सत्यपुत्र से, साउथ इंडियन डायनेस्टी से इसके मित्रवत संबंध दिखाई दे रहे हैं। दूसरा चीज इसमें बताया कि जगह जगह पर सड़क के चारों तरफ छायादार वृक्षों को लगवाया, सरायों का निर्माण कराया और कुएं खुदवाए। ये बात यहाँ पर लिखी गई है। जैसे लोग करते नहीं, अभी सड़क बनवाते हैं तो वहां पटरा लिखवा देते हैं कि ये शिलान्यास किया गया, वैसे ही दूसरा हो गया। अब अगला देखते, तीसरा राखी, थर्ड। अशोक के शासन के 12वें वर्ष में ये अभिलेख जो है लगवाया गया, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अशोक ने फरमान जारी किया था कि जितने भी प्राइमरी टीचर हैं, रितुल जी लोग, ये सब हर 11वें वर्ष गांव-गांव जाएंगे, वहां
जनगणना पशु गणना, ये लिखना नहीं, ये नहीं कहा था। तो बता रहा हूं जैसे कि अभी फरमान जारी होता है ना, अभी सबको जाना होता है, वैसे ही तब था जिसमें युक्ता, ठीक है, युक्ता, ठीक है, प्रादेशिका, एंड राजुका। प्रादेशिका होता था डीएम, डिस्ट्रिक्ट हेड, जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है। अयुक्ता होते थे एसएससी वाले, इनके सबऑर्डिनेट, और राजुका होते थे ग्राम अधिकारी, रूरल ऑफिसर, ठीक है। इन तीनों को हर 5 साल पर, ठीक है, हर 5वें वर्ष राज्य के कोने कोने जा करके धर्म प्रचार करना है, ये काम दिया था। लोगों को जा करके प्यार से बौद्ध धर्म के बारे में समझाएं, दूसरे राजाओं को बौद्ध धर्म के बारे में समझाएं, अगर वो ग्रहण करते हैं तब कर लें। चौथा इसमें लिखा गया है कि उस समय 2 पार्ट हो गए थे बौद्ध धर्म के। पार्ट क्या हो गए थे? 2 विचारधाराएं पैदा हो गई थी। तो इसने घोषणा किया ताकि लोगों में कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सही है। इसने कहा मानवता के लिए धम्मघोष के सिद्धांत ठीक हैं, किंतु भेरी घोष मत अपनाएं। भेरी घोष के सिद्धांत ना अपनाएं, धम्म घोष के सिद्धांत अपनाएं। मतलब धम्म घोष मैनकाइंड के लिए ठीक है, लेकिन भेरी घोष ठीक नहीं। अगला आता है 5वां, इसमें इन्होंने बताया कि सभी पूरी जनता मेरी पुत्र है। एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड। इसमें इसने लिखा है सभी मेरे पुत्र हैं। और इसने अब प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक क्रियाकलापों के लिए एक अलग डिपार्टमेंट ही बना दिया। ठीक है, सभी इसके पुत्र हैं अशोक के, ये राष्ट्रपिता बन गए हैं। हाँ? और इसने एक न्यू डिपार्टमेंट क्रिएट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू डिपार्टमेंट फॉर द टू इनहेंस द ग्लोरी ऑफ द धम्म। He created a new department responsible for the religious affairs known as Dharma Mahamatra. धम्म महामात्र, ठीक है। अगला, और हाँ, इसमें क्या बताया था अभी हमने थोड़ी देर पहले, एक और चीज, इसके भाइयों का नाम वर्णन है। ब्रदर्स ऑफ अशोक, मेंशन द नेम ऑफ ब्रदर्स ऑफ। अगला है 6वां, ठीक है।
इसने कहा कि जैसे कि उन्होंने केजरीवाल ने टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है दिल्ली में, किसी कोई दिक्कत हो, कोई घूस मांगता मिले तो हमको रिपोर्ट कर देना। तो वही चीज इसने कहा है कि सभी लोग अपने कुशल क्षेम मुझे सीधे बता सकते हैं, दरबार में आप कभी भी आ सकते हैं बेरोक टोक, है ना। आप सबको छूट है कि आप दरबार में आ सकते हैं और मुझे अपनी पीड़ा बता सकते हैं। और कोई भी आपको टॉर्चर करता है, गलत दुर्व्यवहार करता है, मतलब कि कोई मंत्री का लड़का, शाही परिवार का कोई, है ना, तो तुम्हें तब भी न्याय मिलेगा, तुम आकर के हमें रिपोर्ट कर सकते हो। टोल फ्री नंबर जारी किया है तरह से, है ना, सिस्टम भ्रष्टाचार निषेध के लिए, है ना। और यहाँ से भी पता चलता है कि वो लगातार जनता से उसकी कुशल क्षेम जानते रहना चाहता था स्वयं। कितना महान शासक था। ठीक है, अगला है 6 हो गया, 7वां। इसमें कहा है कि सभी लोग सहिष्णु रहें। ठीक है, टॉलरेंस मेंटेन करके रखें, आपस में कोई धर्म वाले कृपा करके लड़ाई झगड़ा न करें, सहिष्णु बने रहें, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, सेकुलर हो जाओ। आठवां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें सम्राट अशोक की प्रथम धम्म यात्रा बोधि वृक्ष और बोध गया का दर्शन करने के लिए जो किया गया था। ठीक है, किसके लिए? बोधि वृक्ष और बोध गया में जाकर के दर्शन करने के लिए। 9वां था, इन्होंने कहा था कि बर्थडे सेलिब्रेशन, शादी का समय जो है सेलिब्रेशन और ये सब करना बंद कर दो, इसमें पैसा ना खर्चा करो, धम्म सभाओं में पैसा खर्चा करो। ठीक है, धम्म सभाओं में पैसा खर्चा करो, फालतू पैसा शादी विवाह बर्थडे और इन सब चीजों में मत खर्चा करो, इसका कोई मोल नहीं है। इसको अशोक ने कहा, कितनी बड़ी बात कहा है। 10वें में कहा है, इसमें नहीं कंफ्यूजन हो गई इसमें। 9वें में कहा था कि 10वें में कहा था? हाँ ठीक है, 9वें में कहा था, 10वें में कहा था। 9वें सही है सर, सही है सर, सही है ना, सही है जी जी। 10वें में क्या कहा था? 10वें में ये कहा था कि जो राजा है और जो या उसके जो भी अधीनस्थ अधिकारी हैं, वो स्वयं की कीर्ति, यश और उन्नति के लिए काम ना करें। अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो वो जनता की भलाई के लिए करें, प्रजा के यश और उन्नति के लिए। क्योंकि जब उनका जब और अगर उनका इस तरह से कोई काम वो करते भी हैं तो वो काम जो है वो खुद के हित में ना लेके वो जनता के हित में लगाएं, और अगर होती भी उन्नति तो वो जनता की उन्नति मानी जाए। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा भवकाल में फॉर्च्यूनर लेके चले जा रहे हैं, विधायक बन गए हैं तो, है ना, बड़ा सा बंगला बनवा डाले, ये सब मत करो। वो धन तुम जनता के लिए खर्चा करो, स्वयं की फेम एंड ग्लोरी के लिए मत मरो, है ना, ये चीज कहा था। जी जी ठीक है, क्लियर। 11वां ठीक है, इसमें धम्म नीति के बारे में वर्णन है। जो अष्टांगिक मार्ग वगैरह जो महात्मा बुद्ध दिए थे वो इसमें बताया गया है। जो अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दिया था महात्मा बुद्ध ने, उसको इसमें वर्णित किया गया है। धम्म नीति यानी
धम्म पॉलिसी, एलेबोरेटेड धम्म पॉलिसी ऑफ बुद्धा। कैसे याद होगा तुम लोगों को? बड़ा दुर्भर वाली बात है ना। कल तुम लोग हमको सुना दोगे क्या? मान लो सुने तो, वैसे सुनेंगे नहीं, लेकिन मान लो ट्रिक बना के सुनाएंगे, ट्रिक बना के, हाँ, ट्रिक बनाएंगे। इच्छा हो ही जाए, कहा ऐसे कुछ पूछ ले तो तुम लोग रट वट के आना, ठीक है? तुम लोग भी कभी कभी खुश कर दिया करो। तुम लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं तो हम भी पूछ लिया करें कभी कभी। रजनीश जी, एक बंदे ने यस कहा। हाँ? सर मैंने भी तो कहा, बाकी लोग सुना कहे नहीं क्या? बाकी लोग एक नहीं करेंगे। अरे सर एडमिन ने यस कह दिया तो सबने कह दिया सर। रजनीश, अभिषेक ने नहीं कहा है। अरे नहीं, कहा अभिषेक मैंने, बोला बोला था, है अभिषेक भाई, बोला। मैंने सबसे पहले मैंने ही बोला। मैंने कहा ट्रिक बना के याद करके अच्छा। आएंगे, ट्रिक बना के, ट्रिक बनाएंगे इसकी बढ़िया करके। ट्रिक बनाओगे क्या? ट्रिक बनाना तो बता देना भाई, हम सब लोग हाँ। उसका फायदा उठा लें, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। नेमोनिक्स बना लेना इसके। वैसे कौन सा नेमोनिक्स बनेगा इसमें? चलो देखते अरे बनेंगे। हैं कैसे दिमाग लगाते हैं। 9 जो अक्षर होता है, 9वां नंबर भगवान को शो करता है। कैसे याद कर लेंगे? इसमें धर्म एक वगैरह के नंबर बारे शो में करता है बताया। भगवान को, एक। सबका मालिक एक है। नहीं वो तो है, इसे 9 भी तो पवित्र माना जाता है। 9 जो नंबर है, शक्ति का प्रतीक है ना? 12वें में अब की बार ट्रेलर दिया है, ठीक है? सभी धर्म संप्रदायों को कहा है कि पहले में रिक्वेस्ट किया था, अब की में ट्रेलर दिया है कि अगर शांति से नहीं रहोगे तो बहुत मारेंगे। डायरेक्ट किया है, धमकी दिया है कि सबकी जो है सबके सब शांति से रहो, आपस में मिल करके रहो, नहीं तो फिर कठोर दंड दिए जाएंगे। पहले वाले में रिक्वेस्ट किया था, सुने नहीं होंगे। दूसरे वाले में फिर जो है हड़का दिया। अब तो मानेंगे ही, नहीं तो मार खाएंगे, ठीक है? 13वां, ठीक है, कलिंग विजय का वर्णन है। विक्ट्री ओवर कलिंग। बाइलिंगुअल है, दुभाषिया। ग्रीक और आर्मेरिक में लिखा गया है। कांधार से प्राप्त हुआ। कांधार से प्राप्त हुआ। इसमें ये भी लिखा गया है कि अशोक की विक्ट्री धम्म नीति, अशोक के धम्म की विक्ट्री ग्रीक शासकों के धम्म के ऊपर हुई, ठीक है? और इसमें ग्रीक शासकों के नाम भी लिखे गए हैं। साउथ इंडियन डायनेस्टी के भी राजाओं के नाम लिखेंगे। सबसे बड़ा एडिक्ट है, ठीक है? सबसे बड़ा। इसमें ग्रीक शासक एंटियोकस टालमी, एंटीगोनस, मगस, अलेक्जेंडर, चोल, पांड, है ना, केरल पुत्र, सत्यपुत्र, ठीक है, भोज और आंध्र, साउथ इंडियन, कंबोज, नभक, इन राज्यों का वर्णन मिलता है। इट इज द लार्जेस्ट एडिक्ट एमंग ऑल 14 एडिक्ट्स, ठीक है?
अब 14वां पढ़ के अंतिम समाप्त करते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है। 14th एंड लास्ट रॉक एडिक्ट, 14वां। इसने इसमें लिखा है कि इसने 84,000 स्तूपों की स्थापना, 84,000 वैशेषिक क्या कहते हैं स्तूप थे, ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। शारीरिक स्तूप नहीं थे, मैसेज वाले स्तूप थे। अपने राज्य के कोने कोने में लगवाए, ठीक है, और डिफरेंट पार्ट में कई सारे इंस्क्रिप्शंस भी लगवाए, ये बात लिखा गया है। एडिक्ट इंस्क्रिप्शन तथा क्या कहते हैं उसे, अभी बोला था मैंने, इस 84,000 लघु स्तूपों की स्थापना राज्य के भिन्न भिन्न कोनों में लगवाया। इसी पता चलता है कि अशोक ने 84,000 स्तूप लगवाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी अलग अलग इंस्क्रिप्शंस को क्या कहेंगे सर? हाँ, अलग अलग कोने कोने में सब काम करवाया, इसने लगवाया, वो चीज इसमें वर्णन है। इसी के साथ सभा समाप्त होती है। किसी को पूछना हो पूछ लीजिए। पूछोगे भाई? और सबके हाल चाल सब ठीक हैं? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, सही है, सब कुशल मंगल है? सब बढ़िया है सर, सब बढ़िया। अरे वाह, ठीक है सर अभी अमंगल है ओके, सर, बाय। कुशल तो है, सब अमंगल है। क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं सर। अभिलेख देख के हवाइयां उड़ गई उनकी। अभी तो कहानी बाकी है मेरे दोस्त, कल मिलते हैं इसी टाइम। अभी स्तंभ लेख, अभी तो स्तंभाभिलेख है। 33 पूरे हो जाए तो क्या होगा? हाँ? 33 पूरे हो जाए तो क्या होगा? चलिए जाइए, मौज करिए, आप लोग खाइए पिए, सुबह से उठे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मस्त है।